क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी मौत का मंजर तय हो चुका हो, तलवार आपके सीने के आर पार हो और तभी भविष्य से कोई आकर आपकी रगों में एक ऐसी शक्ति भर दे जो कुदरत के हर नियम को बदल दे। डेमोनिक कल्ट का वो राजकुमार जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था, अब एक ऐसे राज के साथ वापस आया है जिसे दुनिया नैनो मशीन कहती है। एक ऐसी एआई तकनीक जो न केवल आपके घावों को पलक झपकते ही भर देती है, बल्कि आपको वो मार्शल आर्ट सिखाती है जिसे मास्टर करने में लोगों की उम्र गुजर जाती है। जब अगले दिन प्रिंस होश में आए तो उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं थी। आखिर कौन था वो अजनबी जिसने ये वून को अपना पूर्वज कहा, और क्या ये वून इस मशीनी ताकत के दम पर उन गद्दारों को सबक सिखा पाएंगे जिन्होंने उनकी जान लेने की कोशिश की थी। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां मार्शल आर्ट्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का महासंग्राम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं नैनो मशीन के चैप्टर 1 और 2 की धमाकेदार एक्सप्लेनेशन। सब्सक्राइब मानवावर्स इंडिया। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान और डरावनी रात से। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ बादलों और धुंध की चादर में लिपटे हुए हैं। चांद की हल्की रोशनी इस माहौल को और भी रहस्यमय बना रही है। अचानक घने जंगल के बीच एक लड़का जान बचाकर भागता हुआ दिखाई देता है। वो बुरी तरह डरा हुआ है और किसी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। भागते भागते वो लड़का अचानक चिल्ला पड़ता है। उसके चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी मौत सामने दिख रही हो। तभी दौड़ते हुए उसका पैर एक मोटी जड़ में फंस जाता है। वो संभल नहीं पाता और उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। लड़का एक ऊंची ढलान से नीचे गिरने लगता है। वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पत्थरों और झाड़ियों से टकराते हुए वो सीधा नीचे जा गिरता है। जमीन पर गिरते ही वो दर्द से करा उठता है। उसके कपड़े फट चुके हैं और शरीर पर चोट के निशान हैं। वो घिसटते हुए कहता है, शिट, मैं अब अपने पैर हिला भी नहीं पा रहा। दर्द और गुस्से में डूबा वो लड़का जमीन पर मुक्का मारता है और चिल्लाता है, डैम इट ऑल। उसे अपनी बेबसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जैसे ही वो ऊपर देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। वो कांपते हुए पूछता है, क्या तुम लोग मुझे ये कह रहे हो? चांद की रोशनी में सामने का मंजर खौफनाक है। पेड़ों पर और आसपास कई नकाबपोश शिकारी खड़े हैं। उनमें से एक ठंडी आवाज में कहता है, 1 घंटे तक भागने के बाद आखिरकार तुम यहाँ पहुंच ही गए। बहुत अच्छे प्रिंस जॉन। प्रिंस जॉन को अब समझ आता है कि वो भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे जानबूझकर यहाँ फंसाया गया है। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि मैं शुरू से ही तुम्हारी मुट्ठी में नाच रहा था। फक। वो चारों तरफ से घिर चुका है। हत्यारों का लीडर अपनी चमकती हुई तलवार निकालता है और क्रूरता से कहता है, जब तक तुम्हारे पास सिंहासन का अधिकार है तब तक यही एकमात्र रास्ता है प्रिंस। वो आगे बढ़ता है और बिना किसी रहम के आदेश देता है, हार मान लो, अब बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। शिकारी प्रिंस की कमजोरी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि भले ही उन्होंने एकेडमी छोड़ दी हो या उनमें मार्शल आर्ट्स का कोई टैलेंट ना हो, उनके लिए अब ये सब मायने नहीं रखता। प्रिंस च्योन लड़खड़ाते हुए खड़े होते हैं। उनकी आवाज में गुस्सा और बेबसी है। वो चिल्लाते हैं, क्यों? मैंने तो एकेडमी में दाखिला लेने का विचार भी छोड़ दिया था। वो कांपती आवाज में पूछते हैं, तुम लोग मुझसे और क्या चाहते हो? आखिर क्यों तुम मेरी जान के पीछे पड़े हो? तभी हत्यारा एक कड़वा सच बोलता है, भले ही तुम्हारे अंदर एक मामूली किसान का खून मिला हुआ हो, लेकिन तुम उस व्यक्ति के वंशज हो, इसलिए हम तुम्हें एक दर्द रहित मौत देंगे। किसान का खून शब्द सुनते ही प्रिंस च्योन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो नफरत से बुदबुदाते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का अपमान करने की। प्रिंस अपनी छाती के पास हाथ ले जाते हैं और एक छोटे से रहस्यमय उपकरण को कसकर पकड़ लेते हैं। वो मन ही मन ठान लेते हैं, ये कमीने मुझे इतनी आसानी से नहीं मार पाएंगे। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला करते हैं और कहते हैं, अगर मुझे मरना ही है तो मैं लड़ते हुए मरूंगा। प्रिंस का ये जज्बा देखकर शिकारी हैरान रह जाता है। वो प्रिंस के हाथ में मौजूद अजीब चीज को देखकर कहता है, हाँ, क्या तुमने वॉरियर जैंग से कुछ मार्शल आर्ट सीखा है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये शिकार अब मजेदार होने वाला है। हत्यारों का लीडर हवा में अपनी तलवार लहराता है और चिल्लाता है, इसे मार डालो। उसके आदेश पर सभी शिकारी एक साथ प्रिंस पर झपट पड़ते हैं। प्रिंस च्योन अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी छोटी सी छड़ी को घुमाते हैं। हवा में एक तेज याह की आवाज गूंजती है, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए आखिरी प्रहार कर रहे हैं। अचानक प्रिंस की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। वो अपने सामने आ रहे खतरे को महसूस करते हैं और तेजी से अपनी गर्दन झुका लेते हैं। के वो मुश्किल से जानलेवा हमले से बचते हैं, लेकिन शिकारी रुकने वाले नहीं है। एक और हत्यारा अपनी तलवार से प्रिंस पर पीछे से हमला करता है। वॉच आउट की चेतावनी हवा में तैरती है। प्रिंस च्योन की आंखें डर से फटी रह जाती है। वो समझ नहीं पा रहे कि ये सब इतनी तेजी से कैसे हो रहा है। वो बस हाँ कह पाते हैं और तभी PUK एक जोरदार आवाज आती है। प्रिंस के हाथ में मौजूद वो डिवाइस अचानक सक्रिय हो जाता है और सीधे एक शिकारी के गले के आर पार हो जाता है। शिकारी की आंखें सफेद पड़ जाती है और मुंह से खून निकलने लगता है। प्रिंस खुद हैरान है कि उन्होंने ये कैसे किया। वो शिकारी को अपने से दूर धकेलते हैं, जबकि उसकी बेजान
बॉडी नीचे गिर जाती है। बाकी शिकारी ये देखकर सन्न रह जाते हैं। लीडर की आंखों में गुस्सा और हैरानी साफ है। वो चिल्लाता है, क्या ये तुम्हारी आखिरी जवाबी कार्रवाई है? प्रिंस जॉन हाफते हुए अपनी कमर के पीछे से फिर से उस चमकते हुए डिवाइस को निकालते हैं। वो अब भी डरे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर लड़ने की एक नई उम्मीद जागी है। तुक शिकारी के घुटने जमीन पर टिक जाते हैं और वो ढेर हो जाता है। प्रिंस जॉन भी बुरी तरह थक चुके हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। मंजर खौफनाक है। एक तरफ शिकारी की लाश है और दूसरी तरफ निढाल पड़े प्रिंस। जैसे ही एक साथी की लाश जमीन पर गिरती है, बाकी शिकारी गुस्से में पागल हो उठते हैं। लीडर की आंखों में खून उतर आया है और वो चिल्लाता है, यू डैम्ड ब्रैट। एक शिकारी बिजली की तेजी से प्रिंस की ओर झपटता है। उसकी तलवार हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती है। केयूयू के प्रिंस जॉन की चीख निकल जाती है, क्योंकि ये भारी तलवार सीधे उनके कंधे और सीने के ऊपरी हिस्से को चीर देती है। खून के फव्वारे हवा में उड़ते हैं। प्रिंस दर्द के मारे दोहरे हो जाते हैं। उनके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। वो बस एक बेबस आवाज निकाल पाते हैं। हत्यारा नफरत से उनके चेहरे की ओर देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, सिर्फ इसलिए कि हमने तुम पर थोड़ा रहम दिखाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई, फुक। एक और शिकारी अपनी तलवार सीधे प्रिंस के पेट में उतार देता है। प्रिंस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो इस भयानक दर्द को सहन नहीं कर पा रहे। प्रिंस जॉन का पूरा शरीर कांपने लगता है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। आसमान में चांद इस खूनी खेल का गवाह बना हुआ है। KUAC की ये दर्दनाक गूंज पूरे जंगल में फैल जाती है। प्रिंस के मुंह से लगातार खून बह रहा है। उनकी हालत इतनी खराब है कि वो अब ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रहे। लीडर अपनी तलवार प्रिंस के पेट के घाव के अंदर और गहराई से घुसा देता है और क्रूरता से पूछता है, कैसा महसूस हो रहा है अपने पेट में एक छेद पाकर? प्रिंस के मुंह से एक आखिरी निकलता है। प्रिंस जॉन अब पूरी तरह हार मान चुके हैं। उनका शरीर बेजान होकर पीछे की तरफ गिरने लगता है। मौत के बेहद करीब प्रिंस जॉन एक कड़वी मुस्कान के साथ अपने मन में कहते हैं, शिट, जैसा मैंने सोचा था, मैं उन्हें दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकता, है ना? वो अपनी हार स्वीकार करते हुए बुदबुदाते हैं, चलो कोई बात नहीं, कम से कम मैंने एक कमीने को तो मौत के घाट उतार ही दिया। हत्यारों का लीडर प्रिंस के बेजान शरीर के पास खड़ा होता है और ठंडी सांस भरते हुए कहता है, अपने साथी को खोने के बाद अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। वो प्रिंस के पेट में अपनी तलवार और गहराई से घोंप देता है और क्रूरता से चिल्लाता है, धीरे धीरे और धीरे, एक तड़प तड़प वाली मौत मरो। प्रिंस जॉन के मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही। वो बस भयानक दर्द में के साथ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी अचानक एक तेज रोशनी का धमाका होता है। पायाक की गूंज के साथ एक रहस्यमयी शक्ति चारों तरफ फैल जाती है, जिसे देख हत्यारों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो रोशनी इतनी शक्तिशाली है कि वो सीधे एक हत्यारे के शरीर को चीरते हुए निकल जाती है। खून के फुहारे और आग की लपटों के बीच मंजर पूरी तरह बदल चुका है। शिकारी घबराकर इधर उधर देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। लीडर चिल्लाता है, अभी अभी सफेद रोशनी की एक किरण जैसा कुछ धुंध के बीच से एक पैर दिखाई देता है, जिसने आधुनिक जमाने के सफेद जूते पहने हुए हैं। ये कोई ऐसा शख्स है जो इस दुनिया का नहीं लग रहा। शिकारी खौफ में पीछे मुड़कर देखते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, वो हमारे पीछे है। रोशनी के घेरे में एक रहस्यमयी आकृति खड़ी है, जो अब इस खूनी खेल का रुख पलटने वाली है। रोशनी के उस जोरदार धमाके के बीच प्रिंस जॉन जमीन पर बेजान पड़े हैं और उनके पास खड़ा शिकारी खौफ से कांपते हुए अपनी आंखें मूंद लेता है। जैसे ही रोशनी छटती है, हत्यारों के सामने एक अजीबोगरीब दृश्य होता है। उनका एक साथी बीच से दो टुकड़ों में कटा हुआ जमीन पर ढेर हो चुका है और वहां से आग की लपटें निकल रही हैं। प्रिंस जॉन के ऊपर से एक भारी तलवार हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरती है। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हत्यारे के वार को बीच में ही काट दिया हो। शिकारी बदहवास होकर चिल्लाता है, अभी अभी सफेद रोशनी की एक किरण जैसा कुछ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि पलक झपकते ही उसका साथी मारा गया। धुंध के पीछे से एक आकृति उभरती है। शिकारी अपनी तलवार तान कर पीछे मुड़ता है और पसीने से तरबतर होकर चीखता है, वो हमारे पीछे है। तेज हवा के झोंके के साथ वो रहस्यमयी शख्स खड़ा है। उसकी पीठ शिकारियों की तरफ है और उसके शरीर से नीली बिजली जैसी ऊर्जा निकल रही है। उस शख्स का पहनावा इस कालखंड का बिल्कुल नहीं है। उसने एक आधुनिक ब्लू और व्हाइट हुडी पहनी हुई है और उसकी आंखों पर एक हाईटेक वाइजर लगा है। हत्यारों का लीडर उसे देखकर पूरी तरह चकरा जाता है। वो हैरानी से बुदबुदाता है, ये क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे कपड़े नहीं देखे। वो अजनबी बिना कोई हलचल किए शांत खड़ा है। उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो बेहद रिलैक्स्ड लग रहा है, जैसे ये खतरनाक शिकारी उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। लीडर का सब्र जवाब दे जाता है। वो गुस्से और डर के मारे अपनी तलवार निकालता है और उस अजनबी की तरफ तेजी से दौड़ते हुए चिल्लाता है, हु आर यू? हत्यारों का लीडर पूरी ताकत के साथ अजनबी पर हमला करता है, लेकिन वो अजनबी अपनी जगह से हिलता तक नहीं। अचानक एक तेज रोशनी का फ्लैश होता है और हाँ, शिकारी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसका वार हवा में ही कट जाता है। शिकारी घबरा कर चिल्लाता है, वाह, व्हाट हैपेंड? वो एक सेकंड में गायब कैसे हो गया? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो
सोचने लगता है, क्या ये कोई एबिलिटी स्किल है? नहीं, ये तो गायब होने जैसा है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और शिकारी दूर जाकर गिरता है। बाकी साथी चिल्लाते हैं, सर। लीडर जमीन पर गिरते हुए सोचता है, क्या ये किसी ऐसे मास्टर की ताकत है जो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका है? वो बुरी तरह डर जाता है और समझ नहीं पाता कि इतना ताकतवर मास्टर प्रिंस जैसे मामूली लड़के की रक्षा क्यों कर रहा है। प्रिंस जॉन अब भी जमीन पर बेसुध पड़े हैं। उनके शरीर से काफी खून बह चुका है। शिकारी दूर से उन्हें देखते हुए कहते हैं, इस बच्चे ने पहले ही बहुत खून खो दिया है, वो अब नहीं बचेगा। हार और डर को भांपते हुए लीडर पीछे हटने का फैसला करता है और चिल्लाता है, लेट्स रिट्रीट। शिकारी तेजी से पीछे की ओर छलांग लगाते हैं और धुंध के बीच गायब होने लगते हैं। लेकिन उस अजनबी के हाथ से अब भी नीली रोशनी निकल रही है। प्रिंस जॉन की चेतना धीरे धीरे कम हो रही है। उन्हें अपना पूरा शरीर सुन्न और ठंडा पड़ता महसूस हो रहा है। वो अजनबी प्रिंस के पास घुटनों के बल बैठता है। प्रिंस की धुंधली आंखों को सिर्फ एक नीली हुडी और मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। वो अजनबी प्रिंस को एंसेस्टर, पूर्वज कहकर पुकारता है और ताना मारते हुए कहता है, लगता है हमारे पूर्वज मौत के करीब होकर भी अच्छे मूड में हैं। प्रिंस जॉन के दिमाग में हलचल मच जाती है। वो अपनी आखिरी सांसों में सोचते हैं, एंसेस्टर, ये शख्स कौन है और क्या बकवास कर रहा है? अजनबी अपनी कलाई पर बंधी एक हाईटेक घड़ी वॉच को देखता है और बुदबुदाता है, शिट, लगता है उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। वो प्रिंस की ओर देखता है और कहता है, मुझे जल्दी करनी होगी क्योंकि आप सच में मरने वाले हैं। प्रिंस के चेहरे पर खून और बेबसी साफ झलक रही है। वो अपनी कमर के पास से एक चमकता हुआ डिवाइस निकालता है और कहता है, मैं यहाँ आपको इसे इस्तेमाल करना सिखाने आया था, लेकिन अब हमें बिना किसी ट्रेनिंग के ही काम चलाना होगा। प्रिंस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो अजनबी उस चमकते हुए इंजेक्शन जैसे डिवाइस को सीधे उनकी गर्दन के पास ले आता है। FUK। वो अजनबी उस डिवाइस को प्रिंस की गर्दन में घोंप देता है। प्रिंस के मुंह से दर्द और हैरानी के कारण खून की धार निकल पड़ती है। अचानक प्रिंस के शरीर के अंदर एक धमाका सा होता है। उनके पूरे नर्वस सिस्टम में एक नीली बिजली जैसी रोशनी दौड़ने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मशीन उनके अंदर इंस्टॉल की जा रही हो। सुख इंजेक्शन की सुई सीधे प्रिंस के पेट के घाव के पास भी उतरती है। अजनबी एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं खुद इसे इंजेक्ट कर रहा हूँ और मुझे ही बहुत अजीब क्रिंज महसूस हो रहा है। काम पूरा होते ही अजनबी खाली इंजेक्शन को हवा में लहराता है और बड़े संतोष से कहता है, चलो हो गया, ऑल राइट, डन। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक है जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मिशन पूरा कर लिया हो। वो प्रिंस जॉन के पास झुकता है और उन्हें हिलाते हुए कहता है, हे पूर्वज महाराज, एंसेस्टर निम। प्रिंस अब भी खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। उनकी हालत हिलने लायक भी नहीं है। अजनबी प्रिंस के चेहरे के पास आता है और धीरे से कहता है, कृपया करके सफल होना सुनिश्चित करना और अपने इस वंशज डिसेंडेंट की जिंदगी को थोड़ा आसान बना देना, ठीक है? उसकी आंखों में एक उम्मीद है। प्रिंस जॉन अपनी आधी खुली आंखों से उसे देखते हैं। उनका दिमाग सुन्न पड़ चुका है। वो बस यही सोच पाते हैं, आखिर ये अजीब आदमी क्या बकवास नॉनसेंस किए जा रहा है। तभी अजनबी खड़ा होता है और उसके शरीर के चारों ओर नीली बिजली कड़कने लगती है। वो जाते जाते कहता है, ये नैनो मशीन सबसे लेटेस्ट वर्जन है, इसे चलाना काफी आसान होगा, तो गुड लक इसे इस्तेमाल करना सीखने के लिए। तेज कड़कड़ाहट के साथ वो अजनबी एक नीली रोशनी की किरण बनकर आसमान की तरफ गायब होने लगता है। प्रिंस जॉन बस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। अचानक प्रिंस को अपने सिर के अंदर एक धातु जैसी ठंडी आवाज सुनाई देती है। उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं क्योंकि उन्हें कोई सीरियल नंबर 03445325893 पढ़कर सुना रहा है। प्रिंस घबराकर सोचते हैं, मेरे दिमाग के अंदर ये अजीब सी आवाज कहां से आ रही है? वो आवाज रुकती नहीं है। वो रहस्यमयी आवाज घोषणा करती है, स्काई कॉर्पोरेशन 7वां जनरेशन नैनो मशीन स्टार्टिंग एक्टिवेशन। प्रिंस जॉन की नसों में अब नैनो मशीनें सक्रिय हो रही हैं जो उन्हें एक नई दुनिया का रास्ता दिखाएंगी। चैप्टर 2 की शुरुआत एक शांत पहाड़ी से होती है जहां एक रहस्यमय योद्धा खड़ा है। मुरिम के योद्धाओं ने एकजुट होकर अलग अलग कुलों क्लैंस का निर्माण किया। ये एक नए युग की शुरुआत थी जहां ताकत ही सब कुछ थी। वक्त के साथ मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ने का तरीका नहीं बल्कि एक लेगेसी बन गया। पुराने ग्रंथों और निरंतर अभ्यास ने इसे और भी इवोल्व कर दिया। एक जोरदार धमाका। अब ये योद्धा सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। पहाड़ हिलाने की ताकत रखने वाले इन योद्धाओं को दुनिया मुरिम के लोग या वुलिन कहने लगी। इतिहास गवाह है कि जियानगु के योद्धाओं ने मार्शल आर्ट्स को मूल रूप से सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा था। शुरुआत में इनका मकसद सिर्फ अपनों की रक्षा करना था, लेकिन समय के साथ सब बदल गया। आत्मरक्षा अब दुश्मनों को खत्म करने का घातक हथियार बन गई। इंटरनल एनर्जी का नियंत्रण अब मार्शल आर्ट्स की बुनियादी पहचान बन चुका था। शक्ति बढ़ते ही मुरिम दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ थे न्याय की सेना, फोर्सेज ऑफ जस्टिस, जो अपने सिद्धांतों पर टिके थे, और दूसरी तरफ बुराई की सेना, फोर्सेज ऑफ इविल, जो बेहद खौफनाक और आक्रामक थी। इनके बीच एक तीसरा समूह उभरा जिसे किसी नियम की परवाह नहीं थी, डेमोनिक कल्ट। इन
जिनका लीडर अंधेरे और आतंक का प्रतीक बनकर सामने आया। इसी डेमोनिक कल्ट के एक बड़े खानदान का एक नाजायज बच्चा, इललेजिटिमेट चाइल्ड है, जिसका सिंहासन पर पूरा हक है। ये कहानी है चेओन येओ वून की। अचानक सीन बदलता है। येओ वून एक खौफनाक सपने से हड़बड़ा कर जागता है। उसकी आंखों में दहशत है और चेहरा पसीने से तरबतर, जैसे वो मौत को छू कर वापस आया हो। होश आते ही वो अपने हाथ देखता है। उसे याद है कि एक तलवार ने उसके पेट को आर पार कर दिया था। मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरा पेट तो फट गया था। आखिर हुआ क्या है? तभी उसे एक अजीब सी गंध स्मेल महसूस होती है। उसका पूरा शरीर किसी चिपचिपे काले पदार्थ से भरा है। वो घिन के साथ खुद से पूछता है, ये क्या है? ये काले धब्बे मेरे शरीर पर कहां से आए? अंधेरे कमरे में अचानक एक आवाज गूंजती है, क्या आप जाग गए हैं मास्टर? येओ वून बुरी तरह चौंक जाता है। अभी वो अपनी स्थिति समझ ही रहा था कि एक नया रहस्य उसके सामने खड़ा था। चेओन येओ वून अभी भी सदमे में है। वो कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। वो घबरा कर चिल्लाता है, कौन हो तुम? उसे समझ नहीं आ रहा कि ये आवाज आ कहां से रही है। तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजती है, कृपया शांत हो जाइए मास्टर। येओ वून को लगता है कि क्या ये टेलीपैथी है। उसे महसूस होता है कि ये आवाज बाहर से नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग के अंदर से आ रही है। येओ वून कांपते हुए पूछता है, क्या ये आवाज वाकई मेरे सिर के अंदर से आ रही है? आवाज जवाब देती है, आप सही कह रहे हैं मास्टर। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो फर्श पर गिर पड़ता है। क्या तुम वाकई वो इविल गॉड हो? उसे लगता है कि शायद डेमोनिक कल्ट के भगवान ही उससे बात कर रहे हैं। वो दहशत के मारे अपनी आंखें मूंद लेता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल है, क्या वाकई भगवान उसके सामने प्रकट हुए हैं? येओ वून गुस्से में चिल्लाता है, तुम कौन हो और मेरे साथ क्या कर रहे हो? तभी वो आवाज मशीनी अंदाज में कहती है, मैं स्काई कॉर्पोरेशन की 7वीं जनरेशन नैनो मशीन हूँ। येओ वून पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। नैनो। येओ वून को नैनो मशीन समझ नहीं आता और वो उसे मुंहचिन इविल गॉड समझ लेता है। आवाज साफ करती है कि वो उसके दिमाग को सपोर्ट करने के लिए एक कोर की तरह जुड़ी है। येओ वून अभी भी भ्रम और गुस्से में खड़ा है। तभी सीन बाहर शिफ्ट होता है। डॉक्टर बेक एक गार्ड के साथ हवेली में दाखिल होते हैं। डॉक्टर गंभीरता से पूछते हैं, तो क्या ये वाकई एक हत्या की कोशिश थी? गार्ड तनाव में पसीने से लथपथ है। वो दांत पीसते हुए जवाब देता है, हाँ, हमले तो पहले भी हुए हैं, पर इस बार मामला बहुत गंभीर था। उसके चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा है। गार्ड अपनी बेबसी पर गुस्सा करता है और कहता है, हमारे पास यही एक रास्ता बचा था। उसे यकीन नहीं हो रहा कि प्रिंस चेओन इस हमले के बाद भी किसी चमत्कार मिरेकल की तरह जिंदा बच गए। दृश्य वापस येओन के कमरे का है। वो आपा खोते हुए चिल्लाता है, या तुम ही ने मेरी जान बचाई इविल गॉड। उसे उम्मीद है कि उसके कल्ट के भगवान ने ही उसे मौत के मुंह से निकाला है। आवाज जवाब देती है, मैंने दुश्मनों को नहीं मारा, लेकिन आपके मरते हुए शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड से ठीक मैंने ही किया है। येओन दंग रह जाता है कि कोई चीज उसे अंदर से ठीक कर सकती है। बाहर डॉक्टर बेक और गार्ड की बातचीत गंभीर हो जाती है। डॉक्टर हैरानी से पूछते हैं, क्या उनके शरीर पर एक भी घाव नहीं था? गार्ड इसकी पुष्टि करता है, जो डॉक्टर की समझ से परे था। गार्ड उस खौफनाक रात को याद करता है। चारों तरफ खून और लाशें बिखरी हुई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि योद्धाओं की लाशों के ऊपरी हिस्से गायब थे, जैसे किसी ने उन्हें पलक झपकते ही उड़ा दिया हो। गार्ड बताता है कि दुश्मन के सिर के आर पार वही डैगर धंसा था जो उसने प्रिंस को सुरक्षा के लिए दिया था। वहां मची तबाही को देखकर गार्ड कांप उठा था। खून के बीच प्रिंस बेसुध पड़े थे। उनके कपड़े तलवारों से पूरी तरह फटे हुए थे, जो इस बात का सबूत थे कि उन पर जानलेवा हमला हुआ था। रहस्य ये था कि फटे कपड़ों के बावजूद प्रिंस का शरीर एकदम साफ था। गार्ड कहता है कि प्रिंस ऐसे सो रहे थे जैसे कोई गहरी और मीठी नींद में हो। ये सुनकर डॉक्टर बेक सोच में पड़ जाते हैं। डॉक्टर बेक बुदबुदाते हैं, किसी ने प्रिंस की मदद की है, पर वो कौन है? वे मुस्कुराते हुए गार्ड से कहते हैं, क्या तुम उन निशानों से अंदाजा नहीं लगा सकते? मामला अब पेचीदा हो चुका था। डॉक्टर कहते हैं कि कल्ट लीडर ऐसी छोटी लड़ाई में कभी नहीं आएंगे। वे उत्साहित होकर बोले, ये दिलचस्प होता जा रहा है, और गार्ड को तुरंत प्रिंस के कमरे की ओर चलने का आदेश देते हैं। येओन फिर वही सवाल करता है, क्या तुम ही ने मेरी जान बचाई इविल गॉड? उसके मन में डर और श्रद्धा दोनों है, पर वो आवाज साफ मना कर देती है कि वो कोई देवता नहीं है। नैनो मशीन बताती है कि उसने दुश्मनों को नहीं मारा, बस येऊन के मरते शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड से ठीक किया है। येऊन सुन पड़ जाता है, बिना दवा के घाव कैसे भर गए? सेल्फ हीलिंग मोड, तुम्हारा क्या मतलब है? येऊन के पूछने पर मशीन उसके दिमाग में डेटा भेजना शुरू करती है। मानसिक दबाव के कारण येऊन का सिर फटने लगता है और वो पसीने से तर हो जाता है। मशीन का लहजा बदलता है, मास्टर, मैं वो इविल गॉड नहीं हूँ। अब उसकी आवाज अधिक स्पष्ट है। वो मैनुअल भेजने की अनुमति मांगती है और येऊन अनजाने
जाने में हाँ कह देता है। अनुमति मिलते ही धमाका सा होता है। येऊन की आंखें नीली रोशनी से चमक उठती है। वो एक डिजिटल दुनिया को महसूस करता है जहां डेटा उसकी आंखों के सामने तैर रहा है। वो अपना संतुलन खोने लगता है। डेटा का बोझ इतना भारी था कि येऊन फर्श पर गिरकर उल्टियां वॉमिट करने लगता है। मशीन उसे शांत करती है कि पहली बार दिमाग इतनी जानकारी प्रोसेस कर रहा है, इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक है। सिर चकराने और कमजोरी के कारण येऊन हांफते हुए पूछता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके शरीर के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ हुई है। वो पूछता है, क्या वाकई मेरे शरीर में हजारों मशीनें हैं? आवाज जवाब देती है, 6 अरब से भी ज्यादा नैनो मशीन्स आपके शरीर में फैल चुकी हैं। येऊन समझ जाता है कि उसे बचाने वाला कोई भगवान नहीं बल्कि ये तकनीक है। बिस्तर पर बैठकर वो पूछता है, क्या तुम बाहर निकल सकती हो? मशीन ठंडा जवाब देती है, सिर्फ आपकी मौत के बाद ही। अब येऊन और ये मशीन हमेशा के लिए एक हो चुके थे। येऊन अपनी किस्मत पर सोचता है। एक तरफ सौतेले भाइयों की दुश्मनी और दूसरी तरफ ये अज्ञात मशीन। तभी दरवाजा खटखटाते हुए गार्ड चिल्लाता है, प्रिंस, डॉक्टर बेक आए हैं। अब संभलने का वक्त भी नहीं बचा था। येऊन घबराकर दरवाजे की ओर देखता है। वो नहीं चाहता कि कोई उसे हवा में बातें करते हुए पागल समझे। वो मन ही मन नैनो मशीन को चेतावनी देता है, शांत हो जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मशीन जवाब देती है, मास्टर, मैं आपके विचार पढ़ सकती हूँ। येऊन उसे साइलेंट मोड पर रहने का आदेश देता है और हड़बड़ाकर बिस्तर पर लेटने का नाटक करने लगता है। गार्ड जांग और डॉक्टर बेक अंदर आते हैं। प्रिंस को पसीने से भीगा और कांपते देख गार्ड चिल्ला उठता है, प्रिंस, क्या आप ठीक हैं? उसे येऊन की हालत देख गहरी चिंता होती है। येऊन अपनी आंखें खोलता है। डॉक्टर बेक उसकी जैसे ही डॉक्टर बेक कलाई पकड़ते हैं, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। कलाई पर काले धब्बे और नब्ज की असामान्य गति देखकर वे पूरी तरह दंग रह जाते हैं। डॉक्टर बुदबुदाते हैं, ये बहुत ही अजीब है। गार्ड जांग घबराकर पूछता है, क्या कुछ बुरा हुआ है? डॉक्टर के चेहरे के हाव भाव देखकर गार्ड की धड़कनें तेज हो जाती हैं। डॉक्टर बेक कहते हैं, नहीं, ये तो उल्टा है। प्रिंस के लिए ये एक सुनहरा मौका, रेयर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। येवून और गार्ड दोनों उलझन में पड़ जाते हैं। आखिर आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बताते हैं कि येवून का शरीर अशुद्धियों, इम्प्योरिटीज से पूरी तरह साफ हो गया है और एनर्जी फ्लो भी एक्टिवेट हो चुका है। वे हैरानी से पूछते हैं, क्या तुमने कोई खास मेडिसिन ली है? येवून के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी गार्ड को एक गंदी बदबू महसूस होती है। येवून को याद आता है कि उसके शरीर से निकला वो काला पदार्थ ही इस गंध की वजह है। वो मन ही मन कहता है, ओ नहीं, मैं इसके बारे में भूल ही गया था। डॉक्टर भी उस गंध को नोटिस करने लगते हैं। डॉक्टर बेक जांच पूरी करके एक ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर येवून सन्न रह जाता है। अब तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स के लिए एक परफेक्ट बॉडी है। जो येवून अब तक शक्तिहीन था, उसके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। डॉक्टर समझाते हैं कि कमरे में फैला वो काला पदार्थ असल में शरीर की अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज हैं। ये वो कचरा था जो मार्शल आर्ट सीखने के रास्ते में बाधा बना हुआ था। येवून हैरान है कि उसके अंदर इतनी गंदगी छिपी थी। नैनो मशीन येवून को बताती है कि उसने न केवल गंदगी बाहर निकाली है, बल्कि उसकी मसल्स, जॉइंट्स और ब्लड वेसल्स को फिर से नया आकार रीशेप दिया है। अब उसका शरीर मार्शल आर्ट्स के लिए पूरी तरह ऑप्टिमाइज हो चुका है। येवून को अभी भी यकीन नहीं हो रहा। वो दबी आवाज में फिर पूछता है, तुम आखिर क्या हो? क्या तुम सच में कोई ईविल गॉड नहीं हो? उसे डर है कि कहीं वो किसी शैतानी ताकत के जाल में तो नहीं। मशीन का जवाब एकदम साफ होता है, मैं कोई भगवान नहीं बल्कि एक मशीन हूँ। येवून के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसे बचाने वाली ताकत किसी विज्ञान से आई है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है। अब कहानी डिमोनिक कल्ट के इतिहास की ओर मुड़ती है। कल्ट में कई परिवार थे, लेकिन सत्ता की असली ताकत सिर्फ 6 मेन क्लैंस के हाथ में थी। यही 6 कुल पूरे कल्ट पर राज करते थे। ये 6 मुख्य कुल थे, स्वॉर्ड, डार्क, स्प्रिंग, पॉइजन, साउंड और ब्लेड क्लैन। ये कुल आपस में मुकाबला भी करते थे और कल्ट की रीढ़ की हड्डी भी थे। पूरी राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी। कल्ट के सर्वोच्च नेता एक शपथ से बंधे थे। नियम के मुताबिक उन्हें इन 6 कुलों की एक एक महिला से शादी करनी होती थी ताकि सत्ता और खून का संतुलन बना रहे। इन कुलों में पैदा होने वाले बच्चों को उनके अपने परिवारों में ही पाला जाता था। जब वे एक उम्र पर पहुंचते तो उन्हें डिमोनिक एकेडमी भेजा जाता। ये एकेडमी हर 10 साल में एक बार खुलती थी। डिमोनिक एकेडमी का नेतृत्व सबसे बेहतरीन विशेषज्ञ करते हैं। यहाँ का माहौल बेहद कठोर है और केवल सबसे मजबूत योद्धा ही यहाँ टिक सकते हैं। अब यही वो जगह है जहाँ येवून को अपनी असली परीक्षा देनी होगी। डॉक्टर और गार्ड के जाने के बाद येवून कमरे में अकेला रह जाता है। वो अब भी पसीने से तरबतर और गहरी सोच में है। वो झिझकते हुए नैनो मशीन को पुकारता है, हे नैनो मशीन। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच है। मशीन तुरंत जवाब देती है, जी मास्टर। येवून उससे सीधा सवाल करता है कि क्या उसके शरीर में किए गए बदलावों के बारे में जो कहा गया था वो वाकई सच है। येवून उत्सुकता से पूछता है, तुमने सेल्फ
हीलिंग मोड की बात की थी, तो तुम आखिर क्या क्या और कितना ठीक कर सकती हो, उसे मशीन की लिमिट्स जाननी है। नैनो मशीन समझाती है कि वो किसी भी बाहरी प्रहार से होने वाले अंदरूनी या बाहरी घाव को बहुत तेजी से ठीक कर सकती है। ये सुनकर येवून दंग रह जाता है। उसे लगता है जैसे वो लगभग अमर हो चुका है। मशीन चेतावनी देती है कि सिर कटने या बहुत ज्यादा खून बहने पर रिकवरी में समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए सेल डिवीजन जरूरी है। येवून इन तकनीकी शब्दों को सुनकर चकरा जाता है। येवून उलझन में कहता है, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो जो समझने में इतनी मुश्किल होती हैं? उसके लिए नैनो मशीन की एडवांस भाषा एक पहेली जैसी है। मशीन को परखने के लिए येवून एक साहसी फैसला लेता है। वो पास पड़ा खंजर उठाता है और सोचता है, अगर मैं इसे खुद आजमा कर पल भर में घाव भरते देख येवून की आंखों में चमक आ जाती है। वो अपनी हथेली को बार बार पलट कर देखता है, जहां अब खून का निशान तक नहीं है। वो हैरानी से बुदबुदाता है, अपनी आंखों से देखने के बाद भी यकीन करना मुश्किल है, पर अब मैं जानता हूं कि ये वाकई काम करता है। बाथटब में बैठा येवून नैनो से सवाल करता है, जो जानकारी तुमने मेरे दिमाग में भेजी थी, क्या मैं उन सभी फंक्शंस का इस्तेमाल कर पाऊंगा? नैनो पुष्टि करती है कि वो पूरी तरह योग्य है। येवून तय करता है कि नूंगा। नैनो की पुष्टि के बाद येवून मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छे, नहाने के बाद मैं इनका परीक्षण करूंगा। टब से बाहर आते ही येवून आईने में खुद को देख हक्का बक्का रह जाता है। उसका कमजोर शरीर अब एक मस्कुलर योद्धा में बदल चुका है। नैनो बताती है कि उसने शरीर का रिकंस्ट्रक्ट किया है ताकि वो मार्शल आर्ट्स के लिए तैयार रहे। येवून अपनी नई ताकत को महसूस कर ही रहा था कि सेविका उसे तैयार करने अंदर आती है। वो अपनी बदली काया को कपड़ों के पीछे छिपाता है और खिड़की की ओर देख सोचता है कि अब आगे क्या करना चाहिए। नैनो उसे एक अजीब निर्देश देती है, मास्टर, किसी किताब के बस पन्ने पलटे। येवून उलझन में है, पर वो नैनो की बात मानकर ढेर सारी प्राचीन किताबों वाली अलमारी की ओर बढ़ता है। येवून ब्लड पैसेज नाम की किताब निकालता है। नैनो बताती है कि इसमें ची और शरीर के मुख्य बिंदुओं की जानकारी है। येवून किताब हाथ में लेकर पन्ने पलटना शुरू करता है। जैसे ही वो तेजी से पन्ने पलटता है, उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी चमकती है। नैनो घोषणा करती है, किताब स्कैन हो चुकी है, क्या आप इसे दिमाग में ट्रांसफर करना चाहते हैं? येवून तुरंत हाँ कहता है। अनुमति मिलते ही दिमाग में बिजली जैसा झटका लगता है। आंखों की पुतलियां नीली हो जाती हैं और डेटा की लहरें सिर में समाने लगती हैं। दर्द इतना तीव्र है कि येवून मेज पकड़कर चिल्ला उठता है। वाघ! डेटा ट्रांसफर पूरा होते ही येवून पसीने से तरबतर फर्श पर झुक जाता है। वो सदमे में है कि जिस ज्ञान को हासिल करने में सालों लगते, उसे उसने चंद सेकंड में सीख लिया है। थका हुआ येवून कुर्सी पर बैठ पूछता है, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? नैनो के मशीनी जवाब पर वो उसे बेरुखी कहता है। नैनो समझाती है कि अब वो जिस भी जानकारी के बारे में सोचेगा, वो तुरंत उसके दिमाग में आ जाएगी। नैनो एक चौंकाने वाली जानकारी देती है। उसने डेटा ट्रांसफर के दौरान न केवल किताब की जानकारी भेजी, बल्कि उसमें मौजूद ब्लड पॉइंट्स की गलतियों को भी ठीक कर दिया। येवून सन्न रह गया। ओ मेरे खुदा, यानी मेरे पास अब वो ज्ञान है जो किसी किताब में नहीं। येवून की आंखों में जीत की चमक आ जाती है। वो मुट्ठी भींच कर सोचता है, इसका मतलब मैं अब मार्शल आर्ट्स बाकी सबसे कहीं तेजी से। येवून अपनी मुट्ठियां भींचकर खड़ा हो जाता है। वो जानता है कि असली खजाना तो डेमोनिक एकेडमी में है। वो अब उन चुनौतियों का सामना करने के लिए बेताब है। एकेडमी के प्रांगण में खड़ा येवून एक बड़ा संकल्प लेता है। इस क्षमता के साथ मैं एकेडमी के किसी भी छात्र से तेजी से मजबूत बनूंगा। यही मेरा लक्ष्य है। हवा का झोंका और उसकी उग्र मुद्रा एक नए सम्राट के उदय की गवाह है। येवून के चेहरे पर एक शिकारी वाली मुस्कान स्मर्क है। वो अब बेबस राजकुमार नहीं रहा। उसकी चमकती आंखें बता रही हैं कि मूरिम की दुनिया में अब तबाही मचने वाली है। दृश्य साउथ कैसल के हाउस ऑफ बोकमाजोंग की ओर मुड़ता है, जहां मूरिम की राजनीति का खेल चलता है और हम साउथ कैसल के एक अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं। उत्तराधिकार का दावेदार प्रिंस मुकेउम अपने जासूस पर चिल्लाता है, मैंने 5 योद्धाओं को एक मामूली लड़के को मारने भेजा था और तुम कह रहे हो कि वे सब मारे गए। मुकेउम की आंखें गुस्से से लाल है। वो यकीन नहीं कर पा रहा कि एक शक्तिहीन बच्चा उसके प्रशिक्षित योद्धाओं को कैसे हरा सकता है। कांपता हुआ जासूस जवाब देता है, प्रिंस, मुझे लगता है किसी बड़ी ताकत ने चुपके से उसकी मदद की है। मुकेउम अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो दांत पीसते हुए कहता है, चेओन येवून, वो कमजोर खून का बच्चा, मुझे लगा था उसे रास्ते से हटाना सबसे आसान होगा। वो अब गहरी साजिश रचने लगता है। मुकेउम बुदबुदाता है, मैंने गार्ड जांग को भी मारने की कोशिश की, पर कोई और है जो येवून की रक्षा कर रहा है। उसे शक होता है कि कहीं कल्ट के लॉर्ड खुद तो उस पर नजर नहीं रख रहे। ये सोच उसे और भी सतर्क और हिंसक बना देती है। मुकेउम एक क्रूर मुस्कान, ईविल स्मर्क के साथ खौफनाक फैसला लेता है। वो मुट्ठी बंद कर संकल्प लेता है, अब मुझे खुद अपने हाथों से उसे डेमोनिक एकेडमी में खत्म करना होगा। अब ये साफ है कि एकेडमी में खून की नदियां बहने वाली है।